मैं ममता जैन क्लास 9 ज्योग्राफी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, थर्ड चैप्टर अपना चल रहा है और लगभग अपन ने इसकी 8 वीडियो देख ली है और 8वें वीडियो के अंदर अपन ने नदियों के बारे में देख लिया, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपने झरने देखे थे, प्रपात, जलप्रपात मैंने बताया था आपको कि जब पानी बहुत अधिक ऊंचाई से गिरता है तो जो एक सुंदर सा दृश्य बनता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जलप्रपात और खारे पानी की झील देखी थी। आज अपन देखेंगे मीठे पानी की झील और कृत्रिम झीलों के बारे में। तो बच्चों, झीलें 2 तरह की होती है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ और भी झीलें बताई थी, स्थायी, अस्थायी, मानव निर्मित, प्राकृतिक, और सबके बारे में मैंने संक्षिप्त में बताया भी था। अब अपन बात करते हैं आज मीठे जल की झील, यानी ऐसी झील जिसके अंदर मीठा पानी बहता हो। तो मीठे पानी की झील के रूप में वुलर, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी जिसको उमियम झील भी कहते हैं। आपको मीठे पानी की झीलों के नाम याद रखने हैं। जबकि खारे पानी के अंदर अपन ने चिल्का झील उड़ीसा के अंदर पढ़ा था, जो कि एक लघुन है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर अपन ने सांभर झील पढ़ा था। उन दोनों झील के अंदर खारा पानी था और ये सारे नाम है अपने मीठे जल की झील। सबसे पहले वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। यदि मैंने अपना एक छोटा सा भारत का नक्शा भी बताने की कोशिश करी है कि ये अपना जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया और यहाँ पर कौन सी झील है? वुलर झील। और ये देश के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका नाम है वुलर झील। इसी प्रकार डल झील भी यहीं पर है, जम्मू और कश्मीर में। आपको पता भी होगा डल झील कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। लोग काफ़ी वहाँ मनोरंजन के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। और डल झील के अंदर शिकार है, अर्थात हाउस बोट भी बनी हुई है। इसके हाउस बोट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और आगने वाले लेसनों के अंदर मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। तो मीठे जल की भारत के अंदर सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में। फिर भीमताल और नैनीताल, इधर आ जाइए आप उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर भीमताल और नैनीताल मीठे पानी की झील है। फिर है लोकताल, जो कि मणिपुर के अंदर है इधर, और यहाँ ये अपना मेघालय और मणिपुर वाला एरिया। तो यहाँ पर है अपनी लोकताल झील, और बड़ा पानी या उमियम झील है वो मेघालय। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी मीठे पानी की झील है, उत्तराखंड के अंदर और मेघालय और मणिपुर के अंदर भी मीठे पानी की झीलें हैं। तो नदियों के बाद अब अपन ने इन झीलों के नाम देख लिए। भारत के अंदर जो जानी मानी जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके नाम ये हैं। अब बच्चों कुछ कृत्रिम झीलों के बारे में बता देती हूँ मैं। जो मीठे पानी की ये जिन झीलों की बात करी थी, ये सब प्राकृतिक झीलों के नाम बताए मैंने, जो प्रकृति में अपने आप बने। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम झीलों की, जो ऐसी झील जो मानव के हस्तक्षेप की वजह से बना है। यदि कहीं पर पानी का बहाव जा रहा है और उसमें मानव ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया है, उसकी वजह से जो झील बनती है उसको कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कहते हैं। अब कुछ कृत्रिम झीलों के नाम देखिए। गुरु गोविंद सागर झील। बच्चों, गुरु गोविंद सागर झील है वो व्यास और सतलुज नदी के ऊपर है, और भांगड़ा नागर जो परियोजना है जिसके तहत बांध का निर्माण हुआ है। बांध समझते हैं आप बच्चों? नदी के पानी को आगे बहने से रोक दिया जाता है और बैरियर बना दिया जाता है, उसको बांध कहते हैं। पानी को बांध दिया जाता है, वो बांध होता है। और जब पानी को रोक करके बांध दिया गया है और उसका जो मूल उद्देश्य था वो है जल से विद्युत बनाना। अब जल से विद्युत बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये हम विज्ञान में पढ़ चुके हैं। उसके लिए पानी को एकत्रित किया जाता है और पानी को बहुत अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे टरबाइन चलते हैं और विद्युत उत्पन्न होती है। तो भाखड़ा नागर जो परियोजना है उसके तहत जो हरिके नामक स्थान के ऊपर जहाँ पर व्यास और सतलज नदी बहती है उसके ऊपर बांध बना दिया गया है। और बच्चों, यहाँ पर बांध बना देने की वजह से झील का निर्माण हुआ है। ये झील अपने आप बन गई है, क्यों? क्योंकि बांध बनाया है और बांध की वजह से पानी को रोका गया है। तो ये जो बांध बना है उसको गुरु गोविंद सागर झील के नाम से, बांध बनाने की वजह से जो झील बनी है उस झील को गुरु गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये हरिके नामक स्थान के ऊपर है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो जिसे वुलर झील क्या थी? सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जिसमें मीठा पानी है वो है वुलर झील, और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जिसमें मीठा पानी है वो है गुरु गोविंद सागर झील। उसके बाद नंबर 2 यदि आप देखिए तो ये तो कृत्रिम झील हो गई। अब मैंने यहाँ पर कुछ और भी नाम जो
बात दे रखे प्राकृतिक झील की, जो इसमें वुलर या डल, जिसको अपने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप पढ़ ही चुके, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल और भीमताल, उड़ीसा के अंदर चिल्का झील। यहाँ पर मैंने सिर्फ मीठे पानी की झील बताया था। यहाँ पर ये सारी झीलें प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक ही है, लेकिन मीठे पानी और खारे पानी दोनों की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। तो वुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, ये सब कौन सी झील है? प्राकृतिक झील भी है, लेकिन इसमें मीठा जल है, पीने योग्य जल है। और जो खारे पानी की झील है, बट कौन सी है? प्राकृतिक, जिसके अंदर आप देखते हैं चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और अपन ने कल के वीडियो के अंदर देखा था कि उड़ीसा के अंदर जो चिल्का झील है वो लगून है। लगून क्यों है? क्योंकि एक तरफ से ये समुद्र से जुड़ी हुई है और इसमें खारा पानी है। इसी प्रकार प्राकृतिक झील के साथ खारे पानी की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर जो सांभर झील है वो भी उसी का एग्जाम्पल है। और लोकताक जो कि मणिपुर में, वो तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो पहले तो मैंने बताया था प्राकृतिक झील प्लस मीठे पानी की झील, जिसमें वुलर, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी या उमियन। अब प्राकृतिक के साथ मीठा प्लस खारा की बात करते हैं तो दो झीलों के नाम आपको खारे पानी में आएगा, लेकिन वो प्राकृतिक है। उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में सांभर झील। ये प्राकृतिक झील तो है, लेकिन इसमें खारा जल है। तो कहीं कंफ्यूज मत होना, कहीं उत्तर गलत मत लिखना। एग्जाम में जो पूछा है उसका उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। प्राकृतिक और मीठे पानी का पूछा है तो उसका आंसर देना है। प्राकृतिक के साथ खारा पानी पूछा है तो उसका आंसर अपन को देना है। अब वापस से मैं तुम्हें कुछ और कृत्रिम झीलों के बारे में बताती हूँ। एक झील तो मैंने बता दी थी, गुरु गोविंद सागर झील, जो हरिके नामक स्थान के ऊपर है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत जब बांध का निर्माण हुआ बिजली उत्पादन के तहत, तो वहां पर यह कृत्रिम झील का निर्माण हो गया और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, गुरु गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दूसरे नंबर पे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बच्चों कृष्णा नदी के ऊपर है और ये तेलंगाना जिले में है, तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर कौन सी झील है? नागार्जुन सागर झील। ये मानव निर्मित झील है और ये कृष्णा नदी के ऊपर बनी हुई है। आगे अपन चलते हैं, राणा प्रताप सागर हमारे राजस्थान के अंदर। आप और हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान के अंदर कोटा में चंबल नदी है और चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और यहीं पर राणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है और यहाँ पर भी बिजली बनाई जाती है। इसके बाद हैदराबाद के अंदर आप चले जाओ तो निजाम सागर झील है। हैदराबाद के अंदर जो निजाम सागर झील है वो भी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। बच्चों मानव निर्मित कृत्रिम झील अक्सर बांध बनाने की वजह से ही होती है। जब नदियों के जल को रोक करके बांध बनाया जाता है तो स्वाभाविक है वहां पर झील का निर्माण होता है। तो जी चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध बनाया बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो वहां पर राणा प्रताप सागर झील बनी। हैदराबाद के अंदर निजाम सागर झील, ये भी मानव निर्मित झील है। उड़ीसा के अंदर हीराकुड झील, ये भी मानव निर्मित झील है। और झारखंड के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये भी मानव निर्मित झील है। तो आपको प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील के एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ कृत्रिम झीलों के नाम। गुरु गोविंद सागर झील जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बनी है तेलंगाना राज्य में। राणा प्रताप सागर जो राजस्थान राज्य के अंदर चंबल नदी पे बनी हुई है। निजाम सागर जो हैदराबाद राज्य के अंदर है। हीराकुड जो उड़ीसा के अंदर है। और झारखंड राज्य के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। ये सब है मानव निर्मित झील। और एक सोनभद्र रह गया है, सोनभद्र भी मानव निर्मित झील है। अब अपन बच्चों बात करते हैं झीलों का महत्व। तो झील का नाम सुनते हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, मन भी खुश हो जाता है कि हम झील को देखें, क्योंकि झील होती ही इतनी सुंदर है। झील प्रकृति का एक मनोरम सुंदरतम कृति है जिसको देखने का मन हर किसी को करता है। तो जो झील नदी हमारे भारत के अंदर जितनी भी झीलें, उसका आर्थिक महत्व भी है, प्राकृतिक महत्व भी है। वो कैसे? क्योंकि झील पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कहीं पर भी झील है तो लोग उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, जिससे पर्यटन का केंद्र बन जाती है। और जब पर्यटन का केंद्र बनती है तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे जो नगर परिषद नगर पालिका जो भी है उसकी भी आमदनी बढ़ जाती है। और यदि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी झीलें जैसे कश्मीर की डल झील, तो वहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। तो झील क्या है? पर्यटन का केंद्र है, मनोरंजन का केंद्र है और साथ में आमदनी का भी स्रोत भी है। लोगों को रोजगार मिलता है क्योंकि झील के आसपास दुकानें लग जाती है और लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो पहला तो पर्यटन प्लस रोजगार
प्लस विदेशी आमदनी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और बिजनेस लोगों का चलता है। दूसरी बात यदि अपन बात करते हैं तो आसपास मॉडरेट क्लाइमेट, इसका मतलब जहाँ पर झील होती है, झील के अंदर पानी होता है, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। ये हम साइंस में पढ़ चुके हैं। जब पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होगा तो झील के आसपास का एरिया गर्मियों में कम गर्म और ठंडी में कम ठंडा होगा, अर्थात वहाँ पर सम तापमान मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक सुखद स्थिति होगी, एक अनुकूल जलवायु वहाँ की होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। झील क्या करती है? टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वही वाली बात, देर से गर्म देर से ठंडी होगी तो आसपास के तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। इसके बाद पेयजल, जहाँ पर भी झील है, मीठे पानी की झील है, तो वहाँ पर वर्ष पर्यंत आसपास के एरियो में, दूर दूर तक एरियो के अंदर भी वहाँ का पानी जाता है। जैसे जयसमंद झील राजस्थान के अंदर, राजसमंद झील, यानी अपन उदयपुर के आसपास आप यदि आप जानते हो तो जयसमंद झील है, तो वो क्या है, वहाँ कितने सारे एरिया के अंदर, कितने झीलों के अंदर जयसमंद झील का पानी सप्लाई हो रहा है और लोगों को पीने का जल मिल रहा है। तो जहाँ पर भी झील होती है वहाँ कई कई किलोमीटर तक लोगों को पेयजल की सुविधा होती है। आगे अपन बात करते हैं पेयजल के बाद नदियों के लिए बहाव। जहाँ पर झील होती है वहाँ पर पानी एकत्रित होता है, तो वो नदियों के लिए बहाव बना रहता है, अर्थात नदियाँ सूखती नहीं है। इसकी वजह से यदि कभी नदियाँ सूख भी जाती है तो झील के पानी की वजह से वहाँ पर नमी बनी रहती है। तो नदियों में बहाव का भी मेन रीज़न क्या है? ये हमारी झील ही है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है झेलम नदी। कहाँ से निकलती है? वुलर झील से। तो वुलर झील से जो झेलम नदी निकलती है, तो झेलम नदी को इससे ये फायदा है कि जब कभी बाढ़ आ जाती है तो वो पानी कहाँ पर? झील में समा जाता है। तो नदी में जब बाढ़ आ जाती है, बहुत अधिक बारिश में पानी हो जाता है, तो वुलर झील अपने के अंदर वो पानी समा लेती है। और जब गर्मी के अंदर पानी सूख जाता है नदी का, तो वुलर झील का पानी वहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार बाढ़ आने पर या सूखाग्रस्त होने पर, दोनों ही टाइम के अंदर जो झेलम नदी है उसको वुलर झील मदद करती है, क्योंकि वुलर झील से ये झेलम नदी निकल रही है तो ये बाढ़ को रोकती है और गर्मियों में पानी को भी देती है। तो झील का ये भी फायदा हो गया। दूसरा, बिजली उत्पादन। जितनी भी कृत्रिम झीलें हैं वो क्या है? कुल मिला के बांध है। वहाँ पर बांध बना दिए गए और बांध बन करके वहाँ से क्या हो रहा है? बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो बिजली उत्पन्न होना तो बहुत बड़ा आर्थिक कार्य हो गया। और परितंत्र मतलब जलीय परितंत्र संतुलन, वहाँ पर जलीय एक परितंत्र इकोसिस्टम बन जाता है। साइंस में अपन ने पढ़ा है, वहाँ पर एक परितंत्र बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है और वहाँ का जो जलीय जीव है और जलीय वनस्पति, उनको आवास या हैबिटेट या उसको आवास मिल जाता है। तो बच्चों, ये सब कुछ अपन ने आज पढ़ लिया। मीठे पानी की झील और साथ में अपन ने कृत्रिम झील देखा, प्राकृतिक झील देखा और साथ में झीलों का महत्व भी देखा। और झीलों के महत्व में मैंने अच्छे से देख लिया कि झील हर दृष्टि से उपयोगी है, झील का कुछ भी नुकसान नहीं है। पर्यटन देख लो, मनोरंजन देख लो, रोजगार देख लो, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति देख लो, स्वदेशी मुद्रा की प्राप्ति देख लीजिए, बिजली उत्पादन देख लीजिए, मॉडरेट क्लाइमेट देख लीजिए, नदियों के बहाव की बात कर लो, बाढ़ को रोकने की बात कर लो, गर्मियों के अंदर पेयजल सुविधा, वर्ष भर पेयजल सुविधा, ये सारी जो बातें हैं ये झीलों का महत्व है। और साथ में जलीय परितंत्रों का निर्माण भी या जलीय परितंत्रों को भी संतुलित रखती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने झीलों के बारे में पूरा अपना अध्ययन खत्म हो चुका। अब इस लेसन की 9 वीडियो हो चुकी है, एक वीडियो और बनेगी 3rd चैप्टर की, वो लास्ट वीडियो होगी और उसके साथ अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और उस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगी नदियों का अर्थव्यवस्था के अंदर महत्व। हमने नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लास्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट, जो कि लास्ट होगी इस लेसन के लिए, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि नदियाँ हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार महत्व होती है, क्योंकि जल तो हमारा जीवन है, तो नदियाँ हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। और नदियाँ हमारी जीवन रेखा किस प्रकार है, ये सब कुछ अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।